हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ के अंतर्गत आज एमई 206 सब्जेक्ट के अंदर आज का टॉपिक है ड्राइव लाइन। तो बेसिकली जो ड्राइव लाइन है, ड्राइव लाइन होती क्या है? ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ऑटोमोबाइल व्हीकल का, पावर ट्रांसमिशन का, जो इंजन से रियर व्हील्स तक अपने को पहुंचाई जाती है, तो उसमें जो ड्राइव लाइन का पार्ट है, गियर बॉक्स से और डिफरेंशियल यूनिट तक के बीच में जिन भी मेंबर्स के थ्रू पावर ट्रांसमिट की जाती है वो ड्राइव लाइन का पार्ट होती है। द ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ड्राइव लाइन इन इट्स पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बिटवीन इंजन टू रियर एक्सल एंड द ड्राइव लाइन इज़ द कनेक्शन बिटवीन द गियर बॉक्स एंड द डिफरेंशियल यूनिट। तो बेसिकली जो ड्राइव लाइन है उसमें जो मेन जो दो मेंबर्स हैं, एक यूनिवर्सल जॉइंट और एक प्रोपेलर शाफ्ट, दो होते हैं। इनके अलावा एक स्लाइडिंग जॉइंट भी होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं अपन कि ड्राइव लाइन जो है वो किस तरह से कार्य करती है। तो ड्राइव लाइन का जो उद्देश्य है वो गियर बॉक्स के आउटलेट की पावर को डिफरेंशियल यूनिट के स्टार्टिंग में जो बेवल गियर होता है उस तक पहुंचाना होता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो डिवाइस काम में लगाई जाती है गियर बॉक्स के आउटलेट पे और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में, उसका नाम है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल जॉइंट एक क्रॉस टाइप का कनेक्शन होता है जिसमें दो फोर्क और एक क्रॉस होता है। क्रॉस जो है, क्रॉस का जो मटेरियल है वो आपका स्टील का रखा जाता है जो कि टॉर्शनल रिजिडिटी को सहन कर सके। जो बेसिकली यूनिवर्सल जॉइंट है वो इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये एक एंगल पर पावर ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो इंजन जिस लेवल पर क्रैंकशाफ्ट के ज़रिए पावर ट्रांसमिट करता है उसके सामने क्लच असेंबली और गियरबॉक्स, और जो पीछे रियर एक्सल है, रियर एक्सल और रियर व्हील्स की जो सेंटर लाइन है उसका लेवल दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको ज़रा हम अगर एक दूसरे डायग्राम के थ्रू समझें तो आप ये देखिए कि ये मान लीजिए इंजन का लेवल है यहाँ पर, तो इसके बाद में जो क्लच है, गियर बॉक्स है, फिर उसके बाद ये यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है। इसकी एक फोर्क हो गई और ये क्रॉस हो गया और ये दूसरी वाली फोर्क। तो अब देखिए इसमें ये लेवल ये है, इसके लेवल से आपको रियर एक्सल के लेवल जहाँ पर व्हील पे पावर ट्रांसमिट होगी वो इस पे लेके आना है। तो आपको एक ऐसी कपलिंग की आवश्यकता है जो एक एंगल पे पावर ट्रांसमिट कर सके। तो ये जो कैपेबिलिटी है वो इस यूनिवर्सल जॉइंट में होती है। तो देखिए बेसिकली ये इसकी इनपुट शाफ्ट है, ये इसकी एक फोर्क हो गई, और ये जो योक है इसको योक बोलते हैं, जो क्रॉस है ये योक मेंबर या क्रॉस बोलते हैं। और इस क्रॉस से ये दूसरी, ये देखिए क्रॉस का एक सिरा इस फोर्क से जा रहा है जो इनपुट शाफ्ट है, उसके बाद इसी क्रॉस का ये दूसरा सिरा और इस जो दूसरी फोर्क है वो इन दोनों सिरों पे लगी हुई है, और यहाँ से ये जो दूसरी शाफ्ट है वो जा रही है। तो देखिए अब अगर यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू हम अगर ये इसका स्पीड फ्लक्चुएशन देखें तो किस प्रकार से है। जैसे तो सपोज़ कीजिए कि जो इनपुट शाफ्ट है वो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, जो भी पावर ट्रांसमिट कर रही है इंजन से वो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है। तो जब इनपुट शाफ्ट अपनी ओमेगा स्पीड से रोटेट करती है तो इस आउटपुट शाफ्ट पर जो स्पीड का फ्लक्चुएशन वो किस तरह से रहता है। तो देखिए एक इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया कि ये जो सर्कल है, इस डायग्राम में जो सर्कल है ये ओमेगा स्पीड को शो करता है, ओमेगा स्पीड को या पावर पी को, पी इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी टॉर्क है। तो देखिए जब ये इनपुट शाफ्ट की स्पीड है वो ओमेगा है तो आउटपुट शाफ्ट का जो वेरिएशन है वो इलिप्टिकल टाइप का आता है। यानी कि एक सर्कल के दौरान पावर ट्रांसमिशन के दौरान एक इनपुट शाफ्ट के एक सर्कल के लिए आउटपुट शाफ्ट पर पावर बराबर हमें सिर्फ केवल 4 पॉइंट्स पर मिलती है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ओमेगा जो है वो दोनों की बराबर है, मतलब ओमेगा स्पीड अगर इनपुट शाफ्ट की है तो आउटपुट की भी ओमेगा है। यहाँ अगर ओमेगा स्पीड है इनपुट शाफ्ट की तो आउटपुट पे भी ओमेगा है। केवल 4 पॉइंट्स पर ही बराबर स्पीड है, लेकिन जो स्पीड फ्लक्चुएशन है वो बाकी जगह अलग अलग है। तो इसका जो मिनिमम है, जो मिनिमम इसका जो फ्लक्चुएशन है, यानी कि जब इनपुट शाफ्ट को आप ओमेगा स्पीड से घूमती है तो आउटपुट शाफ्ट की जो स्पीड है वो ओमेगा से कम मिलती है। वो कितनी मिलती है अपने को, वो भी ओमेगा कॉस एल्फा, और जो मैक्सिमम स्पीड मिलती है वो है ओमेगा अपॉन कॉस एल्फा। अब ये जो स्पीड फ्लक्चुएशन है मैक्सिमम मिनिमम, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुए हैं। बस अपने को ये अगर क्वेश्चन आता है तो अपने को ये इसका स्पीड फ्लक्चुएशन आपको बताना है। तो इस तरह से यूनिवर्सल जॉइंट है वो आपका, ये अगर उसको एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे उसके थ्रू पावर ट्रांसमिट की जाती है तो स्पीड फ्लक्चुएशन डायग्राम है वो इस तरह से जनरेट होता है। यहाँ पर जो अल्फा एंगल है, तो देखिए तो अल्फा एंगल वो है जो दो
एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस ये जो इनपुट शाफ्ट है इसके और आउटपुट शाफ्ट के बीच में जिस एंगल पर पावर ट्रांसमिट की जा रही है वो एंगल ही अल्फा होता है। ये वाला एंगल अल्फा है और इधर ये एंगल अल्फा इस डायग्राम। तो इसके की फीचर्स की बात करें यूनिवर्सल जॉइंट की, तो देखिए द योक पार्ट ऑफ द जॉइंट इज मेड बाय कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। जो इसका योक पार्ट है ये कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। द फोर पार्ट इज मेड थ्रू द ब्लैंकिंग एंड पंचिंग प्रोसेस। ये जो फोर पार्ट है ये इनके ब्लैंकिंग और पंचिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। जो कॉमन मेटल यूज़ किया जाता है बनाने के लिए वो नेवल ब्रास और स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील का प्रयोग भी किया जाता है। अब इसमें ये भी है कि जो योक पार्ट है, योक पार्ट अलग मेटल का बना होता है और जो फोर्क हैं इसकी वो अलग मेटल की बनी होती है। जनरली जो योक पार्ट है वो ऐसे मेटल का बनाया जाता है जिसकी टॉर्शनल रिजिडिटी हाई होती है, क्योंकि बेसिकली इस यूनिवर्सल जॉइंट पे टॉर्शनल लोड ही लगते हैं, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जनरेट होती है। तो मटेरियल जो सिलेक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए कि जिसकी टॉर्शनल जो रिजिडिटी है वो अधिक से अधिक हो। उसके बाद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द योक पार्ट ऑफ जॉइंट यूजेस निडल रोलर बेयरिंग विच इंक्रीजेज जॉइंट एफिशिएंसी। जो इसमें जो ये क्रॉस मेंबर होता है, इस क्रॉस मेंबर के अंदर भी इनके एक बेयरिंग लगी होती है। तो वो बेयरिंग जो है निडल रोलर टाइप की बेयरिंग होती है जो कि पावर ट्रांसमिट के दौरान जो जॉइंट की एफिशिएंसी है उसको उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ये हो गया अपने यूनिवर्सल जॉइंट का मेन जो है इसका समरी। यूनिवर्सल जॉइंट के बाद अब है प्रोपेलर शाफ्ट। तो देखिए अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा आपको समझाऊं कि प्रोपेलर शाफ्ट, तो देखिए ये इंजन लेवल है, ये आपका हुक्स जॉइंट हो गया। हुक्स जॉइंट के बाद ये जो पोर्शन है इसको आप प्रोपेलर शाफ्ट समझिए, और उसके बाद ये एक और जो है हुक्स जॉइंट होता है, उसके बाद जो डिफरेंशियल यूनिट है। तो देखिए यहाँ पर दो हुक्स जॉइंट यूज़ किए जाते हैं। जो ड्राइव लाइन है उसमें दो हुक्स जॉइंट किए जाते हैं। तो दो हुक्स जॉइंट करने का जो उद्देश्य है वो भी आपको इसी स्पीड फ्लक्चुएशन वो डायग्राम है उसे समझ में आएगा कि अपने को आउटपुट शाफ्ट ये हो गई प्रोपेलर शाफ्ट। अब प्रोपेलर शाफ्ट के बाद आपको जब डिफरेंशियल यूनिट का जो बेवल गियर होता है वहाँ पर आपको इनपुट शाफ्ट के बराबर स्पीड चाहिए। तो अब देखिए इनपुट जो आउटपुट शाफ्ट की स्पीड है यानी प्रोपेलर शाफ्ट की जो हमें पावर मिल रही है वो केवल 4 पॉइंट्स पर बराबर मिल रही है। तो हम क्या करते हैं कि एक यूनिवर्सल जॉइंटर लगा देते हैं। जैसे एक यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ लगाया आपके गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में, और फिर प्रोपेलर शाफ्ट और जो डिफरेंशियल का जो यहाँ पर बेवल पिनियन गियर होता है यहाँ इसके बीच में भी हम एक और इसका यूनिवर्सल जॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब ये लेवल सेम नहीं है, ये एंगल पे है, तो ये भी तो किसी ना किसी वो एंगल पे ही वो पावर ट्रांसमिट करनी है। तो यहाँ यूनिवर्सल जॉइंट लगेगा, यहाँ भी लगेगा। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि ये जो इनपुट और आउटपुट इस शाफ्ट की स्पीड अपने को बराबर नहीं मिल रही थी, लेकिन इस यूनिवर्सल जॉइंट को जब ये इनपुट मिलेगा तो इसका आउटपुट इस शाफ्ट के बराबर होगा। यानी कि अगर हम इसको, ये शाफ्ट जो है ओमेगा स्पीड पे घूम रही है और ये कोई ओमेगा डैश स्पीड पे घूम रही है, तो जब ये यूनिवर्सल जॉइंट कार्य करेगा तो इसके लिए इसका आउटपुट जो है इसके इनपुट की तरह काम करेगा, और इस शाफ्ट का इनपुट है वो इस शाफ्ट का आउटपुट बन जाएगा। तो ये भी आपकी ओमेगा स्पीड पे रोटेट होने लगेगी। तो इसलिए कभी भी यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो हमेशा इवन नंबर में ही यूज़ किए जाएंगे, ऑड नंबर में नहीं। अदरवाइज़ तो पावर जो स्पीड वेरिएशन है वो बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं अपन प्रोपेलर शाफ्ट पर। प्रोपेलर शाफ्ट पे देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बहुत सिंपल होती है। ये गियर बॉक्स देखो, जिससे डायग्राम से समझाएगा, ये गियर बॉक्स है, ये यूनिवर्सल जॉइंट, उसके बाद स्लाइडिंग जॉइंट। अब स्लाइडिंग जॉइंट का रोल वैसे तो छोटा सा जॉइंट होता है ये, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे कि मान लीजिए ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है अपना लगातार वर्किंग में आता है, और जो भी है तो लगातार वर्क करने के कारण जो भी है इसके करने के कारण जैसे जैसे इसकी लाइफ बढ़ती है, तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, यानी कि यहाँ यूनिवर्सल जॉइंट जो लगेगा जिस भी सेंटर पे, और यहाँ एक यूनिवर्सल जॉइंट और होगा, दो यूनिवर्सल जॉइंट होंगे, तो उन दोनों के बीच की सेंटर जो डिस्टेंस है वो वेरी हो जाती है, क्योंकि डिफ्लेक्शन आ जाता है, या किसी पर्टिकुलर प्रोपेलर शाफ्ट में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आ जाता है, यूनिवर्सल जॉइंट में कुछ आ जाए थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन, क्योंकि जैसे जैसे अगर लोड बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आता है। तो उस डिफ्लेक्शन को एडजस्ट करने के लिए स्लाइडिंग जॉइंट लगाया जाता है। अगर मान लीजिए स्लाइडिंग जॉइंट नहीं लगाया जाता है, और अगर ये प्रोपेलर शाफ्ट बिना स्लाइडिंग जॉइंट के कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे जो डिफ्लेक्शन आने के कारण इसमें क्या है स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ सकते हैं, या कंप्रेसिव स्ट्रेस भी जनरेट हो सकता है अगर कंप्रेशन फोर्स लगे। वैसे ज़्यादातर टेंसाइल फोर्स के चांसेस ही होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ती है, तो उसके बढ़ने से इसमें टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ रही है, प्लस उसमें टॉर्शनल शियर स्ट्रेस भी लग रही है। तो क्या मटेरियल फटीग के कारण जो है अपनी लाइफ से पहले ही फेल हो जाएगा। इस कारण से इसमें स्लाइडिंग जॉइंट दिया जाता है, ताकि जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है उसको यूज़ करने के दौरान जो उसमें डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं उनको एडजस्ट किया जा सके, उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को है
मेंटेन किया जा सके, ताकि जो किसी भी पार्ट में अपने टेंसाइल स्ट्रेसेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट ना हो। अब इसके बाद जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो जनरली स्टेनलेस स्टील की बनी होती है या अलॉय स्टील की भी बनी होती है। कई बार इसको एल्युमिनियम ट्यूब के साथ भी काम में लिया जाता है। स्टील प्रोपेलर शाफ्ट को एल्युमिनियम ट्यूब में लेने का कारण जो है वो इसके इनर्शिया को कम करना है, क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें ऐसे व्हीकल्स जिनमें ग्रेट एक्सीलरेशन चाहिए होता है, तो ग्रेट एक्सीलरेशन वो तभी मिल पाएगा जबकि जो आपका वेट है वो कम से कम रहे। तो इस कारण से उसमें एल्युमिनियम ट्यूब का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रोपेलर शाफ्ट के लिए। स्टील की सॉलिड ट्यूब, उसके चारों ओर एल्युमिनियम ट्यूब, ताकि उसको वेट भी कम हो जाए और उसको स्ट्रेंथ भी जो है प्रॉपर प्रोवाइड कराई जा सके। अब जो इस प्रोपेलर शाफ्ट है वो कई टुकड़ों में भी बनाई जाती है। जैसे एक जो सिंगल प्रोपेलर शाफ्ट है वो हम यूज़ ना ले करके उसको 2 पीस और 3 पीस प्रोपेलर शाफ्ट में भी काम में लेते हैं। तो प्रोपेलर शाफ्ट को 2 पीस और 3 पीस में बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो शाफ्ट की विरलिंग स्पीड को बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड या विरलिंग स्पीड या विपिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट क्या होती है कि जब भी कोई शाफ्ट रोटेट होती है, मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये बियरिंग्स पे सपोर्ट है, तो ये ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे जो इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे इसको रोटेट होने पर इसमें क्या है वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, और उन वाइब्रेशन के कारण जो शाफ्ट का ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो अगर इसकी क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट अगर कम होगी, तो जब ये अपनी ओमेगा जो स्पीड है इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, तो इसमें जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है वो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड पे हो जाएंगे, जिससे ये जो शाफ्ट है वो फेल हो जाएगी और जो अपना पर्पज़ है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। तो इस प्रोपेलर शाफ्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी क्रिटिकल स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। अब जो क्रिटिकल स्पीड जो होती है किसी भी शाफ्ट की, वो उसके डायमीटर पे डिपेंड करती है और उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है, जो स्पैन भी बोलते हैं हमें, स्पैन लेंथ या उसकी लेंथ, ओवरऑल लेंथ। तो देखिए, अब जितनी ज़्यादा हम डायमीटर की शाफ्ट लेंगे तो उसकी उतनी ही ज़्यादा क्रिटिकल स्पीड होगी, लेकिन हम ज़्यादा डायमीटर की शाफ्ट ले नहीं सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसका इनर्शिया बढ़ेगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है वो कम हो जाएगा। और अगर और इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका डायमीटर तो लिमिटेड है, वो हम बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को कम करते हैं। तो लेंथ हम क्या करते हैं, इसको 2 टुकड़ों में बना देते हैं। तो यानी कि अब ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो सिंगल पीस में ना होकर 2 पीस में, यानी कि 1 पीस ये 1 पीस ये। तो इसमें क्या होगा, इसकी स्पैन लेंथ आधी हो गई, पहले L थी, अब क्या हो गई L/2। तो इसकी लेंथ L/2 होते ही इस शाफ्ट की जो विरलिंग स्पीड है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही ये वाला जो टुकड़ा है शाफ्ट का, इसकी भी लेंथ L/2 हो गई, तो इसकी विरलिंग स्पीड क्या है, 4 गुना बढ़ गई। तो यानी कि अब इसमें किसी भी इसमें हाई स्पीड पर जब ये शाफ्ट ऑपरेट होगी तो इसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के कारण नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर इसकी फ्रिक्वेंसी पहुंचने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, और ये जो शाफ्ट है इसकी लाइफ सेफ है, क्रिटिकल स्पीड तक यह नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए हम इसको टुकड़ों में बनाते हैं। कई ऐसे मॉडल हैं टाटा के, लीलैंड के, जिनमें ये 3 पीस में भी काम में ली जाती है। तो ये आज के लेक्चर में ड्राइव लाइन में बस इतना ही। थैंक यू।